सबसे पहले तो नमस्कार आप सबका और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का यहाँ आने का। प्रेस से कनेक्ट करने का एक मेजर मकसद ये होता है कि हम आपको मेडिकल फील्ड में जो ऑप्शंस हैं आज के डेट में मरीजों के लिए और इनफैक्ट जनता की जागरूकता के लिए, उसके बारे में हम आपको कुछ बताएं और आपके माध्यम से लोगों तक पहुंच सकें। तो सबसे पहले भाई ने पूछा कि मैं अपने डिपार्टमेंट्स को का एक्सप्लेनेशन दूं। ओके, डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनोलॉजी। पल्मोनोलॉजी का मतलब होता है, पल्मोनॉन का मतलब है लंग्स, पल्मोन इज लंग्स, लॉजी मतलब स्टडी। जो लोग चेस्ट और फेफड़ों की स्पेशलिटी रखते हैं उनको पल्मोनोलॉजिस्ट कहते हैं। तो मैं चेस्ट स्पेशलिस्ट हूँ। दूसरी चीज़ है स्लीप मेडिसिन। ये पब्लिक अवेयरनेस के डोमेन में बहुत कम है कि नींद की होने वाली बहुत सारी बीमारियां हैं। इनफैक्ट आगे जब हम आपसे मिलेंगे तो इंशाल्लाह मैं कुछ ऐसे मरीज आपके सामने लाऊंगा जो स्लीप एपनिया के मरीज हैं, जो नींद में सो जाते हैं, चलते गाड़ी चलाते हुए सो जाते हैं, दिन में बैठे बैठे सो जाते हैं। ये एक बीमारी है। सोते हुए ऐसे लोग मौत उनकी हो जाती है और लोग कहते हैं कि भाई नींद में सो गया, बड़ा सुखी आदमी। हालांकि ये एक बीमारी है जिसके बचाव जरूरी है, लोगों में अवेयरनेस कम है इस पर। और तीसरा कंपोनेंट है क्रिटिकल केयर। क्रिटिकल केयर एक ऐसा विभाग है जो हर अस्पताल की इमरजेंसी की जड़ है। मरीज सिक हुआ तो क्रिटिकल केयर या इंटेंसिव केयर ये विभाग उसको संभालता है। कोई पेशेंट वेंटिलेटर पे चला जाए, कोई पेशेंट शॉक में चला जाए, हार्ट फेलियर हो जाता है, मतलब ये कि मरीज अगर मर रहा है तो मौत के मुंह से निकालने का काम क्रिटिकल केयर डिपार्टमेंट का होता है। ठीक है, तो ऐसे में आज एक और कॉन्सेप्ट जो मैं समाज के सामने लाना चाहता हूँ, उसी कॉन्टेक्स्ट में दो ऐसे मरीज जो इसी इलाके के थे, कुछ अरसे पहले आए थे, दोनों महिलाएं। उन दोनों महिलाओं का केस मैं सिर्फ आपको बता दूं, अगर आप लोग समझ सके। मैं बिल्कुल साधारण भाषा में बताना चाहूंगा। अच्छा, इसमें से एक महिला तो 55 साल की महिला थी जो लगभग आज से 5-6 महीने पहले यहाँ पे दाखिल हुई एक अस्पताल। माफ कीजिएगा लेकिन मैं नाम नहीं बताना चाहूँगा, क्योंकि क्रिटिकल केयर में हम उन पेशेंट्स को आमतौर पे देखते हैं जो मौत के मुंह से बाहर आए होते हैं। एक संघर्ष के बाद, परिवार के सबके संघर्ष के बाद वो बचते हैं, तो वो अपने आप को दोबारा उस एक्सपीरियंस में को दोहराने के फेवर में नहीं होते, इसलिए वो आज आपके सामने नहीं बैठे हुए। पहले ये महिला यहाँ दाखिल हुई थी एक निमोनिया के साथ, एक लोकल अस्पताल में निमोनिया था, इलाज चल रहा था। 2 दिन 3 दिन 4 दिन के इलाज के बाद भी वो संभल नहीं रही थी, उसका फीवर चलता गया और फिर उसको सांस की समस्या शुरू हुई, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हुई, वो थोड़ी थोड़ी बढ़ती गई और जब वो बढ़नी शुरू हुई तो उसका ब्लड प्रेशर गिरना शुरू हो गया। तो फिर उसके बाद जो अमूमन हर जगह होता है, डॉक्टरों ने भाव किया कि ये बिगड़ने वाली पेशेंट है और उसको जब रिश्तेदारों को बताया कि इनको किसी हायर सेंटर पे ले जाएं, तो वो मरीज हमारे पास आए। उस मरीज का हस्बैंड मेरे पास एडमिट हुआ था पहले कोविड के दौरान, तो वो मरीज सीधा हमारे पास इमरजेंसी में आया। जिस वक्त वो इमरजेंसी में आई थी महिला, वो 1 मिनट में करीब 35 से 40 बार सांस ले रही थी। इसका मतलब वो सांस उसकी बहुत ज्यादा तेज थी और रेस्पिरेटरी फेलियर वाला कंपोनेंट था, ऑक्सीजन मेंटेन नहीं हो रहा था और ब्लड प्रेशर बहुत लो हो गया, उसके यूरिन आउटपुट, पेशाब आना बंद हो गया, पेशेंट कंफ्यूज, रेस्टलेस, पसीने से सराब हो। ये कंडीशन होती है कि पेशेंट अब अरेस्ट कर जाए। अरेस्ट करना मतलब उसका अब कार्डियक अरेस्ट होने वाला है। तो इसको हम करते हैं क्या है, सबसे पहले पेशेंट को रिलैक्स करते हैं, पेशेंट को संभाल के उसको वेंटिलेटर पे ले लेते हैं ताकि उसकी सांस में प्रोटेक्शन हो। ऐसा करने के बाद उसकी ब्लड प्रेशर क्योंकि क्रैश की होती है तो तेजी से हम आईवी फ्लूइड्स देते हैं ताकि ब्लड प्रेशर बढ़े, फिर दवाइयां ऐड करते हैं ताकि हार्ट बचे। इस पेशेंट के साथ भी ऐसा ही किया।
एग्जामिनेशन के बाद पता चला कि उसके लंग में एक निमोनिया जो फैल चुका है, और वही लंग निमोनिया फैल के पूरे शरीर में फैल गया था, जिसको हम सेप्सिस कहते हैं। और उसकी वजह से उसकी किडनी बंद हो गई, उसका लिवर खराब हो गया, दिमाग पे असर आ गया और वो बौरानी शुरू हो गई, उसके हार्ट पे असर आ गया, बीपी उसका क्रैश कर गया। ये पेशेंट जब शरीर के अंगों में से 2 अंग, मेजर अंग या 2 से ज़्यादा अंग अगर इन्वॉल्व हो जाते हैं तो ऐसे में मौत निश्चित होने लग जाती है। लगभग 50% से ज़्यादा मरीज मरने के कगार पर होते हैं। तो ये मरीज उस सिचुएशन में आई थी, उसको हमने वेंटिलेटर पे रखा। पेशेंट, मैंने उसके शक्ल पे कैमरा कर दिया, इसको वेंटिलेटर पे रखा, और जब पेशेंट धीरे वेंटिलेटर पे हमने सांस को स्टेबलाइज किया, तब देखा कि इसकी किडनी अभी भी नहीं चल रही है, इसका ब्लड प्रेशर क्रैश कर रहा है, ये हार्ट फेल करके कोलैप्स कर जाएगी। तो हमारे पास एक एडवांस ऑप्शन होता है जिसमें हम जो खून के अंदर इन्फेक्शन फैला हुआ होता है उसको साफ करते हैं। वो एक डिवाइस है जिसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन। इसमें हम शरीर के अंदर का खून निकाल के एक फिल्टर होता है जो बॉडी के अंदर जो केमिकल्स फैल जाता है इन्फेक्शन की वजह से, और वही केमिकल शरीर के हर ऑर्गन को खराब करता है, तो उसको ये फिल्टर आउट करता है। और ये टाइमली अगर लग जाए तो मरने वाले मरीज की जान बचती है। इसको हमने इसमें इस्तेमाल किया था, और इनफैक्ट ये 2 दिन लगातार इस्तेमाल करने के बाद उसका ब्लड प्रेशर संभलना शुरू हुआ। 9वें या 10वें दिन जाकर हम उनको जगा पाए। होश में आने के बाद, मतलब जब 9 दिन के बाद आप होश में आते हैं, आपको पैरालाइज रखा जाता है, तो आपके हाथ पैर सांस कुछ काम नहीं करता। तो ऐसे में हम आपको जगा सकते हैं, लेकिन आपको सांस लेने के लिए साइड नहीं होता है, सांस लेने के लिए हमें अपना खुद करना होता है। तो वेंटिलेटर हटाने के लिए हम एक प्रोसेस करते हैं जिसको हम ट्रेकियोस्टमी कहते हैं। हम मुंह में ट्यूब की बजाय हम गले में एक सुराख करके यहाँ से वेंटिलेटर कनेक्ट कर देते हैं, और धीरे धीरे ओवर नेक्स्ट फ्यू डेज वेंटिलेटर को हटा देते हैं। जब वेंटिलेटर हट जाता है तो उसके बाद मरीज को मोबिलाइज करना शुरू करते हैं, उसको चलाना शुरू करते हैं, क्योंकि हाथ पैर 10-15 दिन से नहीं हिले, नहीं चले, तो वो काम करना बंद कर जाते हैं, उसमें अट्रॉफी हो जाती है, मसल्स वीक पड़ जाते हैं। इसको हम क्रिटिकल इलनेस न्यूरोपैथी कहते हैं। और इस चीज से उभरने में कई मरीज हफ्तों, कई मरीज महीनों तक का टाइम लेते हैं। इस मरीज को हमने ट्रेकियोस्टमी के साथ घर भेजा था। वो 1 महीने के करीब लगभग ट्रेकियोस्टमी के साथ घर रही, बोल नहीं पाते थे, उसकी सफाई होती थी। 1 महीने के बाद हमने उसका ये ट्यूब निकाला, लेकिन उसके बाद भी उसको चलना फिरना सहारे के साथ था, तो फिजियोथेरेपी चलती रही। 3 महीने के बाद फाइनली जाके वो पेशेंट सेल्फ डिपेंडेंट हो गई, अपना काम, वो एक्चुअली टीचर हैं, और वापस स्कूल जाना, बाकी सारे काम शुरू कर पाए। तो आज की डेट में वो बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन ये वो सेप्सिस से होने वाली प्रॉब्लम को अगर हम टाइमली आइडेंटिफाई कर लें तो ये जान बच जाती है। ये मैं इस केस के जरिए आपको बताना चाहता था। एक दूसरी पेशेंट है, ये 28 साल की महिला थी। कैथल की तो नहीं, पास की एक जगह है जहाँ पे इनका सिजेरियन सेक्शन हुआ। सिजेरियन सेक्शन, बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक, ऑपरेशन बिल्कुल अनइवेंटफुल था। ऑपरेशन के दूसरे तीसरे दिन इनको फीवर शुरू हुआ। तीसरे दिन फीवर शुरू हुआ, सुबह रात से फीवर, अगले दिन सुबह होते होते सांस फूलनी शुरू हुई, और वो तेजी से गिरावट शुरू हुई। ये गिरावट अगले कुछ घंटों में उसकी सांस इतनी ज्यादा हो गई कि उन्होंने आईसीयू में शिफ्ट किया और उनको वेंटिलेटर पे डाला। और उस मरीज में ये था कि अब उनका बीपी क्रैश करना शुरू हुआ, बीपी नहीं उठ रहा था। ऐसे मरीज का अगेन सिमिलर प्रेजेंटेशन हुआ, तब उनके रिलेटिव्स ने हमारे हॉस्पिटल को कांटेक्ट किया। हमारे यहाँ से जब इमरजेंसी में कांटेक्ट किया तो हमारी डॉक्टर्स की टीम आई इसको, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मेरे पेशेंट में दिक्कत होगी। तो वो पेशेंट वाकई में काफ़ी क्रिटिकल हुआ। उसको जब शिफ्ट कर रहे थे तो उसका कार्डियक अरेस्ट हो गया। एम्बुलेंस में उनको CPR करना पड़ा, हार्ट को रिवाइव करना पड़ा। और जिस वक्त पेशेंट हमारे पास इमरजेंसी में पहुंची
उस समय तक उसका हार्ट का फंक्शन बिल्कुल क्रैश कर चुका था। 15 से 18% के आसपास उसके हार्ट की फंक्शन कैपेसिटी रह गई थी। उसका किडनी का काम करना बंद हो गया था और उसके लंग्स में तो खराबी थी ही थी क्योंकि वेंटिलेटर पे थी, बाकी पैरामीटर्स भी क्रैश कर चुके थे। इसको हमने पेशेंट को लेते ही हमने उनको एक दूसरी मशीन पे डाला जिसको हम IABP कहते हैं, इंट्रा एओर्टिक बलून पल्सेशन। इसमें हम एक कैथेटर के जरिए हार्ट के अंदर एक बलून डालते हैं और उसे हार्ट की जो पंपिंग फेल कर रही होती है उसको हम बलून के जरिए उसमें ब्लड ऑगमेंट करते हैं। इससे हार्ट का बॉडी का सर्कुलेशन कायम होता है, बॉडी का प्रेशर कायम होता है। अगर आपका ब्लड प्रेशर गिर जाए तो उसकी ब्लड प्रेशर की कमी की वजह से आपकी किडनीज, आपके दूसरे वाइटल ऑर्गन सब के सब फेल कर जाते हैं और इसी से मौत होती है। ये पेशेंट हमारे पास लगभग 3 से 4 हफ्ते तक रही थी और इसने कई बार ऐसे मोड़ दिखाए कि पेशेंट नहीं बचे क्योंकि इनके सारे वाइटल ऑर्गन्स खराब थे। इस मशीन के जरिए हमने जब इनका हार्ट को स्टेबलाइज किया तब थोड़ी ब्लड प्रेशर ठीक रहने लगा। धीरे धीरे करके 2 या 3 हफ्ते के बाद आई थिंक इनको हमने वेंटिलेटर से निकाला और इसको घर भेजने में लगभग 3.5 हफ्ते 4 हफ्ते लगे थे। 24-25 दिन के बाद ये घर गई थी। इसके केस में जो इम्पोर्टेंट ये था कि इसका हार्ट नॉर्मल नहीं हो पाया। जो हार्ट एक बार सेप्सिस की वजह से फेल किया वो कमज़ोर हो गया, वो एकदम से फेल कर गया था। ये तो उसी वक्त मर जाती, कुछ घंटों में ही मर जाती, लेकिन चूंकि टाइमली इंटरवीन हो गई, मशीनों के जरिए ये बच गई, तो उसका हार्ट अभी भी कमज़ोर है लेकिन शी इज स्टेबल। आज के डेट में इस महिला का ये है कि अब रेगुलर आती है हमारे पास, कुछ मरीजों से मिलती है जो ऐसे सेप्सिस के मरीज हैं, यंग पेशेंट है, बच्चे को संभाल रही है, क्लिनिकली स्टेबल है। तो ये 2 केसेस आपको से बताइए, आपके माध्यम से ये बताना चाह रहे थे कि एक कंपोनेंट होता है जिसको हम कहते हैं सेप्सिस। सेप्सिस एक ऐसा रिएक्शन है बॉडी का, हमारे अपने बॉडी का, जो हम किसी इन्फेक्शन के अगेंस्ट माउंट करते हैं। हमें एक पिन चुभ गई तो हमारी बॉडी का रिएक्शन क्या होता है, वहां जल्दी से स्वेलिंग कर देता है, सूजन हो जाती है, ब्लड आता है, तो उसको इसलिए ताकि वो चीज़ बाहर निकले और वहां पे हम कंट्रोल करें। इसी तरीके से सेप्सिस क्या होता है, जब हमारे अंदर इन्फेक्शन आए तो बॉडी उसमें रिएक्शन में करते, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करती है और ऐसे में क्या होता है, एग्जैजरेट हो जाता है। वो जो एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स है उसको हम सेप्सिस कहते हैं। उससे क्या होता है, शरीर के अंदर कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं और वो शरीर में फैल जाते हैं और वो बॉडी के एक एक ऑर्गन को खत्म करते जाते हैं। मौत ऐसी ही होती है। तो किडनी का को ब्लड प्रेशर गिर गया तो किडनी खत्म, हार्ट खत्म, लिवर खत्म, ब्रेन खत्म। एक स्टैटिस्टिक्स है कि वर्ल्ड ओवर 50 मिलियन मतलब 5 करोड़ लोग हर साल सेप्सिस के शिकार होते हैं। इसमें से डिपेंडिंग ऑन किस कंट्री में हम सेप्सिस देख रहे हैं, 15% से 50% लोग मारे जाते हैं। ये नॉर्मल सेंसस है। लगभग 11 मिलियन लोग हर साल 1 से 1.25 करोड़ लोग सेप्सिस से मर जाते हैं। ये मरने आगे इसका स्टैटिस्टिक्स का ये डाटा देखिए, मतलब 5 में से 1 मौत पूरी दुनिया में सेप्सिस की वजह से होती है। मौत का नंबर 1 कारण सेप्सिस है आज की डेट में। 40% सेप्सिस के पेशेंट बच्चे होते हैं और याद रहे 1.25 करोड़ डेथ एक किसी बीमारी से अगर हो रही है तो एक मेजर प्रॉब्लम है वर्ल्ड ओवर। इसमें किन लोगों को ये ज़्यादा होने की संभावना है, जो लोग 65 साल की उम्र से ज़्यादा हों, जो किसी न किसी क्रॉनिक इलनेस के शिकार हों, चाहे तो वो सिगरेट के मरीज हों जिसकी वजह से COPD हो जाती है, TB के मरीज हों, लंग्स में कोई दूसरी और स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हों, आप डायबिटिक हो, आपको किडनी फेलियर हो या आपका हार्ट फेलियर पहले से हो, तो आपको सेप्सिस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। महिलाओं में खासकर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कॉमनेस्ट कॉज होता है सेप्सिस का, पेशाब में होने वाला इन्फेक्शन, और उसकी वजह से वो शरीर में फैल जाता है।
बच्चे पैदा होते हैं, पहले के डेट में आप देखते होंगे कि बच्चा के मौत का कारण सेप्सिस होता था। पैदाइश के बाद पहले 24 घंटे में बच्चा या माँ दोनों में से मौत ज़्यादा होती थी, क्योंकि सेप्सिस पहले कंट्रोल्ड नहीं होता था, गंदगी की वजह से, किसी भी वजह से, अनहाइजीनिक डिलीवरीज की वजह से, या फिर वो लोग जो कि किडनी ट्रांसप्लांट के मरीज हैं या कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रहा हो, ट्रांसप्लांट के बाद हम इम्यूनोसप्रेशन दवाइयाँ लेते हैं, उससे हमारे सेप्सिस होने का रिस्क बढ़ जाता है। ऑल सेड एंड डन, आज की डेट में सेप्सिस एक मेजर कॉज है जिसको कि हमें वी शुड बी लुक्ड आउट फॉर। एक और ये डिवाइस जो हम फोर्टिस में हमारे पास है, इसको हम कहते हैं एक्मो, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन। आज की डेट में साइंस इतनी एडवांस हो गई है कि हम आपका खून निकाल के उसमें से गंदगी निकाल सकते हैं, उसमें जो चीज़ कमी है उसमें वो डाल सकते हैं। तो जिन लोगों को ऑक्सीजन नहीं पूरा हो पाता है, उनमें से हम उनके खून को निकाल के जैसे डायलिसिस करते हैं, डायलिसिस के दौरान हम उसमें ऑक्सीजन भर देते हैं और वो फीडबैक कर देते हैं। इस तरीके से ऑक्सीनेट करके हम वापस शरीर के अंदर हम ऑक्सीनेटेड ब्लड दे देते हैं। ये सब चीज़ें हैं लाइफ सेविंग मेजर्स। तो जो मैसेज आपके लिए, जो आपके माध्यम से पब्लिक को देना चाहते हैं, वो यही है कि सेप्सिस में अर्ली, एक तो अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है, अर्ली रिकग्निशन ज़रूरी है। एक फोड़े फुंसी या पैर में सेलुलाइटिस हो गया और या निमोनिया हो गया या सर्दी जुकाम हो गया, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर इसके बाद आगे क्या हो रहा है, आप कंफ्यूजन हो रहा है, मरीज थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है, वो सोया सोया रह रहा है, उसको सांस की तकलीफ शुरू हो गई, उसको बहकी बहकी बातें शुरू कर दी उसने, ठीक है, उसका ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, ठीक है, ये सारे लक्षण हैं कि उसमें सेप्सिस के लक्षण आ गए। और एक बार सेप्सिस सेट इन कर गया तो आपके पास गोल्डन आवर होता है 1 घंटा और अप टू 6 आवर्स का टाइम होता है, जो बेस्ट टाइम होता है सेप्सिस को रोक लेने का। वरना वो प्रोसेस शुरू हो जाता है तो हमारे ऑर्गन फेलियर होते हैं, और उस ऑर्गन फेलियर से फिर निकलना मरीज के लिए बहुत चांस की बात होती है। वो कहाँ पर है, किस सेटअप में है, उसको क्या सुविधाएं मिल सकती हैं। और बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो हम फोर्टिस में हमारे पास हैं, जिसके लिए हम क्रिटिकल केयर में हम उसको यूज़ करते हैं। तो ये 2 केसेस थे, और बेसिकली टॉपिक आज का डिस्कशन का आपको जो बताना था वो है सेप्सिस। आपके सवाल जो हो तो मैं उसमें क्लैरिफाई करना चाहूँगा। जैसे आपने मशीन से जिक्र किया जी, जैसे कोलेस्ट्रॉल और ट्रिग्लिसराइड जैसे कॉमन है कि फैट कम की वेसल्स में, तो क्या वो भी है कि उसको निकाला जाए? फैट, देखिए फैट को हम इससे ब्लड से नहीं निकालते, फैट को ब्लड से हम बाहर नहीं करते। जो आप समझना चाह रहे हैं ना, एक प्रोसेस है जिसको कहते हैं लिपोसक्शन, वो शरीर में एक्स्ट्रा फैट को निकालता है, वो इससे अलग है। ये वो है जब ब्लड किसी वजह से गंदा हो जाए, ब्लड में कोई कंपोनेंट अधूरा हो जाए, जैसे कि ऑक्सीजन। जैसे कोविड में क्या होता था, कोविड में लंग्स की खराबी की वजह से हमारे जो ब्लड के अंदर का ऑक्सीजन था वो खत्म हो जाता था। अब लंग्स साथ ही नहीं दे रहे, तो जिन मरीजों में ये पॉसिबिलिटी होती थी कि हम उनका लंग ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, उनको इस मशीन पर डाल देते, ताकि जब तक कि हम लंग ट्रांसप्लांट नहीं करते तब तक हम, ऑक्सीजन तो बड़ी शरीर को चाहिए ना भाई, उसको तो 1 सेकंड के लिए भी नहीं कम होना, तो ये काम हम इससे पूर्ति कर सकें। ये सारी एडवांसमेंट है। बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, क्या उसको नहीं, ये बैड कोलेस्ट्रॉल को निकालने के लिए नहीं है, वो भी वेसल्स में है। हाँ जी, लेकिन आपको एक और बता दूं, उसी कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ, कुछ पॉइजनिंग के केस होते हैं जिसमें जहर फैल जाता है शरीर में, उसमें ये काम आता है। देखिए कोलेस्ट्रॉल एक इंटीग्रेटेड चीज़ है, अब हो सकता है आगे चल के वो फिल्टर्स भी आ जाएं कि शरीर के अंदर का कोलेस्ट्रॉल भी कम कर लें, लेकिन ये चीज़ें अभी इन मशीनों के जरिए हम नहीं कर रहे। उसकी वजह क्या है, कोलेस्ट्रॉल इज एन इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर ब्लड, तो उसका इम्बैलेंस अभी एबनॉर्मल नहीं है। जहर एबनॉर्मल है, कोई भी जहर को हमें फिल्टर करना है तो उसको हम फिल्टर कर सकते हैं।
ठीक है। डॉक्टर साहब, जो पहले मरीज में आपने बताया था जो मरीज के बारे में, उसमें कितने दिन में कितना खर्चा आ गया था उसका? कितने दिन में कितना खर्चा आ गया था? अच्छा, टोटल ट्रीटमेंट का कितना कॉस्ट? ओके। अगर आप फोर्टिस के बारे में जानना चाहें, फोर्टिस में हमारे आईसीयू में जो पर डे का एवरेज खर्चा है अबाउट 35 से 40 हज़ार का खर्चा ऑन एन एवरेज। अब ये है कि पहले दिन अगर एक मरीज आता है तो बहुत सारे टेस्ट पहले दिन होगा तो डेफिनेटली वो 35,000 से ज़्यादा हो जाएगा खर्चा पहले दिन का। लेकिन अगर आप पूरे एवरेज स्टे का निकालें खर्चा तो दिस इज द एवरेज एक्सपेंडिचर। ये अगर आप कंपेयर करें दिल्ली से तो मतलब आधे रेट से भी कम है। और ट्राई सिटी में हम वन ऑफ द चीपेस्ट कॉर्पोरेट हॉस्पिटल हैं। तो ऐसा नहीं कि ये बहुत ज़्यादा खर्चा है। जो सुविधाएं हम कर पा रहे हैं वो सुविधाएं इस कॉस्ट में काफ़ी कम है। डॉक्टर साहब, आम पब्लिक में एक धारणा ये रहती है जो प्राइवेट बड़े हॉस्पिटल है वो अननेसेसरी बिल बना देते हैं जी, इसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश कर रहे हैं। देखिए यही मैंने आपको एक्चुअली शुरू में हम डिस्कस यही कर रहे थे कि जो ये अनावश्यक बिल की बात है ना, आपको कभी भी ऐसा शक हो ना तो उसके एक्सपेंडिचर बिल्स का ऑडिट कर लीजिए, बिल्स का खर्चा निकलवा लीजिए। होता क्या है, अगर आप पीजीआई जाते हैं, किसी अच्छे प्रतिष्ठित गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ सब कुछ हो रहा है। आप सिरिंज भी आप लेके आ रहे हैं, कॉटन आप लेके आ रहे हैं, दवाइयाँ आप लेके आ रहे हैं, तो आपको पता है ये दवाई खरीद के ला रहे हैं तो आपको पता है वो कितने की मिलेगी। गवर्नमेंट कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में हर चीज़ का खर्चा जोड़ा जाता है। अब एक आपका नीडल का इस्तेमाल होगा तो नीडल उसमें लिख दी जाएगी कि ये एक नीडल का कॉस्ट इतना, 2 नीडल खर्च हुई, ये खर्च हुआ। इस तरीके से जब एक एक चीज़ जुड़ता जाता है तो वो बिल बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस वजह से ये सारी चीज़ें कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में कोई पैकेज वाला खर्चा नहीं है कि 500 रुपये में आपका हम सब कुछ करते हैं, ऐसी चीज़ें नहीं होती क्योंकि वो फिर ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती। जैसे हमारा केमिस्ट या पारस है, उसके अकॉर्डिंग हम उसके मुकाबले कहाँ ठहरते हैं, बराबर में या उससे कम ज़्यादा? देखिए ये सारे अमूमन 19-20 वाले ही हैं, इसमें कोई भी ज़्यादा या कम कहना समझदारी नहीं होगी। कुछ चीज़ें हम सस्ते हैं क्योंकि हम पहले से कर रहे हैं, है ना। कुछ चीज़ें जो हम नई चीज़ें हम लाए, हमारे यहाँ रोबोटिक्स आई है, वो इंडिया में सबसे सस्ती रोबोटिक्स हमारे यहाँ, ठीक है, रोबोटिक के वजह से। और जो दूसरी इंटरवेंशंस हैं, अगर स्टेंट के मोरलेस कॉस्ट तो हर जगह हर कॉर्पोरेट का सेम होगा। एक सर आपने अभी थोड़ी देर में कहा था कि हेल्थ इंश्योरेंस के लिए थोड़ा सा प्रकाश डाल दो। तो देखिए पब्लिक को आज की डेट में जैसे सरकार की तरफ से जो रुझान चल रहा है, उन्होंने लोगों को सेल्फ डिपेंडेंस होने के लिए की तरफ प्रमोट किया हुआ है। इंश्योरेंस एक बिग इस वक्त खासकर कोविड ने हम सबको अवेयर किया है कि अगर आपके पास पर्सनल इंश्योरेंस है तो आप ज़्यादा सिक्योर फील करते हैं। इंश्योरेंस होने से क्या हो रहा है कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाने के लिए तो हैं ही, उसके लिए आप एलिजिबल हैं, लेकिन कॉर्पोरेट हॉस्पिटल जहाँ से आपको डर लगता है कि यहाँ खर्चा बहुत हो जाएगा, तो इंश्योरेंस होने से वो आपका होराइजन और बड़ा हो जाता है। आप किसी भी कॉर्पोरेट प्राइवेट हॉस्पिटल में अपने को ले जा सकते हैं। तो इस वजह से आज की डेट में मेरा ख्याल हर एक इंडिविजुअल को अपना एक प्राइवेट इंश्योरेंस ज़रूर कराना चाहिए, क्योंकि उसमें थोड़े थोड़े पैसे अगर आप बहुत सालों से चलते रहें तो आपके लिए एंड टाइम पे जब वक्त पड़ता है तो बहुत ज़रूरी काम आता है। इनफैक्ट मैं कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में काम करता हूँ, मेरी तनख्वाह ठीक है, लेकिन फिर भी मैं अपने इंश्योरेंस के ज़रिए अपना इलाज करा सकता हूँ, क्योंकि कोई महंगा का प्रोसीजर है, मैं डर नहीं सकता कि मुझे अगर ये टेस्ट करना है, ये इलाज करवाना है, तो मुझे सोचना पड़ेगा। इंश्योरेंस है तो आई कैन डू इट। तो इसी तरीके से हर इंसान को एक इंश्योरेंस की तरफ से ज़रूर सिक्योर होना चाहिए। मेरा एक्सपीरियंस है जी।